जैन साथियों, भारतीय प्राचीन इतिहास में जो है हम उत्तर वैदिक का आपको पढ़ा चुके हैं। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक के बाद जो है द्वितीय नगरीय क्रांति या जो है इस एवं मगध का उत्कर्ष या कह सकते हैं महाजनपद युग। इसकी शुरुआत जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। अब द्वितीय नगरीय क्रांति का जो है विस्तार जो है इसको क्यों कहा गया हम समझते हैं, फिर हम बताएंगे कि जो है इसके कारण क्या रहे इसके नगरीयकरण का। क्योंकि आपको पता भी है कि ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति ये कैसी थी, ये जो है ग्रामीण संस्कृतियां थी। लेकिन जो है प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता या जो है सिंधु सभ्यता। अब जो है हम देख रहे हैं द्वितीय नगरीय क्रांति या जो है इसी में देखेंगे मगध का उत्कर्ष एवं महाजनपद युग। बहुत सारे तो नगरीय शब्द का जो है सबसे प्रथम बार जो प्रयोग जो किसने किया था? गार्डन चाइल्ड ने। इनकी एक बुक थी जो है द अर्बन रिवॉल्यूशन। इसमें जो इन्होंने जो है नगरीय क्रांति की जो है कितनी 10 विशेषताओं का इन्होंने वर्णन किया था। और वे 10 विशेषताओं में कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, जैसे शासक वर्ग का उदय। तो आप देखेंगे कि जब हम 16 महाजनपद पढ़ाएंगे या हम पढ़ा जाएगा तो शासकों का उदय हो चुका था। यहां जो है धर्म का प्रचलन हुआ तेजी से, और जो धार्मिक इमारतें हैं पूजा पाठ आदि के लिए उसका भी जो है यहाँ अस्तित्व जो है देखने को मिलता है। यह भी जो है नगरीकरण का एक उदाहरण है। तीसरा है कि मुद्रा का प्रचलन। अब जो है वस्तु विनिमय की जगह जो है मुद्रा का जो है प्रचलन स्टार्ट हो गया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, या कह सकते हैं मुद्रा का प्रचलन तो स्टार्ट जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो गया था। इस समय जो है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास भी जो है शुरू हो गया था। द्वितीय नगरीय क्रांति 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। इस समय जो है व्यापार और वाणिज्य का विकास अपने चरम पे हो गया था, और यही जो है इसी विकास ने जो है लोगों को जो है महत्वाकांक्षी बना दिया। उसके बाद इस समय जो है लेखन कला का ज्ञान जो है इस समय के लोगों को हो गया था, और इस समय जो है अब लेखनी स्टार्ट हो गई थी। और इसी समय जो है नगरीय क्रांति के जो प्रमुख तत्व थे उसमें एक विशेषता यह थी कि सुव्यवस्थित कर प्रणाली जो है नगरीकरण के लिए जो है प्रमुख थी। तो ये अब जो है 6 विशेषताओं को जो है देखते हुए चलते हैं। क्योंकि अब ये 6 विशेषताएं ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां पे पाई गई, तो ये जो 6 विशेषताएं थी ये गंगा और यमुना द्वाब। अगर हम जो है मैप देख ले तो अगर हम मैप देख लें तो गंगा यमुना द्वाब जो है ये हो गया हमारी, ये गंगा नदी आ रही है, और इसी के जो है परिप्रेक्ष्य में जो है यमुना नदी, ये हो गई गंगा, ये उसके यमुना नदी। इसी के द्वाब पे बिहार होते हुए ये देख रहे हैं, ये जो है इसी के द्वाब पे जो है ये सारी विशेषताएं जो नगरीय क्रांति की थी प्राप्त जो है, ठीक है, सारे तत्व जो है इसमें समाहित मिले। अब इसी विशेषताओं के कारण जो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में जो महाजनपद उत्पादित हुए इसको जो है क्या कहा गया? द्वितीय नगरीय क्रांति के कहा गया। और पहली नगरीय क्रांति किसे कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता को। बुद्ध काल में जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब बुद्ध काल था तो उस समय जो है बहुत सारे जो है नगरों का तेजी से विकास हुआ, और जो है बुद्ध काल में ही जो है उस समय 6 जो है बौद्ध साहित्य में 6 प्रसिद्ध नगरों का जो है
उल्लेख हमको देखने को मिलता है। जो प्राचीन बौद्ध साहित्य है उसमें जो है चंपा, ये है चंपा देवी। कौन है? चंपा। उसके बाद चंपा कहाँ गई? राजगृह में गई, ठीक है। और ये राजगृह कहाँ था? श्रावस्ती में। वहां पे उनको साकेत मिला, साकेत मिला। कौशाम्बी के साथ कहाँ आ गई? वाराणसी। कहाँ आ गए? वाराणसी। इसको हम याद कैसे, कौन कौन से? चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी और वाराणसी। इसको याद कैसे रख सकते हैं? च रा चरा श्रावा कौवा, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज, कौवा जो इसको चर गया, तो चरा च से चंपा और रा से राजगिरी, त्रा सा, त्रा से श्रावस्ती, सा से साकेत, कौ से कौशाम्बी और वा से वाराणसी। तो जो है चराश्रासा कौवा, ये जो है प्राचीन बौद्ध साहित्य में जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी में 6 जो है नगरों का उल्लेख हमको देखने को मिल जाता है। इसी समय जो है 6ठी शताब्दी, 5वीं 6ठी शताब्दी ईसा में जो है श्रेणियों का जो है संगठन बना। और तो हम जो है श्रेणियों के संगठन को देख लेते हैं। क्योंकि जो है व्यापार और वाणिज्य अब इस समय जो है अपने जो है उन्नत अवस्था में था, तो व्यापारियों ने जो है अब क्या किए कि अपना अपना संघ जो है बनाना शुरू किए। तो जो व्यापारियों का संघ था उसे क्या कहते थे कि श्रेणी। व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे? श्रेणी। ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं और श्रेणी के प्रमुख को क्या कहते थे? श्रेष्ठी, सेठी या जेठन। सेठी से सुनील सेठी याद रखिएगा, जो है शिल्पा सेठी मत याद रखिएगा, अभी बड़े विवादों में चल रही है उनके पति और वो। तो सेठी से सुनील सेठी याद रखिएगा, ठीक है। ज्येष्ठिन याद रखिएगा और श्रेष्ठी और जेठक, ये जो है इसके प्रमुख होते हैं। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है मतलब। और व्यापारियों, जो व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान होता था उसे जो है, जो इनका व्यापारियों का जो संगठन, श्रेणियों का संगठन था, जो व्यापारी साथ चलते थे, उन व्यापारियों का जो प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? सार्थवाह कहते। क्या कहते थे? सार्थवाह। व्यापार, जो व्यापारियों की श्रेणी थी, इनको बहुत सारे अधिकार मिले हुए थे। जैसे जो है ये जो है इसको, इनको कार्यकारी अधिकार मिला था, ना कार्यकारी अधिकार भी करती थी, साथ ही जो है इनको जो है न्यायिक अधिकार भी जो है मिला हुआ था। ये जो है अपने लोगों में जो है न्याय भी जो है छोटे मोटे करते रहते थे, तो इनको न्यायिक अधिकार भी मिला हुआ था। ये उसके अलावा जो है ये बैंकर का भी कार्य करते थे, मतलब बैंक का भी कार्य करते थे श्रेणी है। श्रेणी जो है उस अपने व्यापार के लिए नाप तौल, उसके बाद जो है वस्तुओं का क्या मूल्य होगा, इसके अलावा जो है मूल्य के अलावा ये जो है ये देखते थे कि जो है नाप तौल, वस्तुओं का मूल्य और जो है किस व्यक्ति का कितनी मजदूरी होगी, इस पर भी जो है ये चर्चा, मतलब इसको जो है नियंत्रित करते थे। उसके अलावा जो है जो इसके सदस्य होते थे श्रेणी के, उनके जो है सामाजिक जीवन का भी जो है, सामाजिक जीवन को भी ये नियंत्रित करते थे कि किसको किस तरह से जो है समाज में रहना है और उनके क्या क्रियाकलाप होने चाहिए। और जब जो है ये श्रेणी जो है, जब बड़े नगरों के जो श्रेणी होते थे, जब ये बड़े नगर में जाते थे, जो बड़े बड़े नगरों के श्रेणी होते थे, तो उन श्रेणियों को जो है, बड़ी श्रेणियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी। क्या कहा जाता था? महाश्रेष्ठी। बौद्ध साहित्यों में जो है, बौद्ध के साहित्य, पूरा प्राचीन साहित्यों में शिल्पियों का जो है वर्णन किया गया। और इस समय जो है कुल शिल्पियों की संख्या जो है
जो शिल्पी थे उनके जो श्रेणियां थी 18 श्रेणियों का उल्लेख जो है किया गया कि जो है उस समय 18 प्रकार की श्रेणियां थी। उसका जो है एक उदाहरण था हमको मिलता है कि वाराणसी में हाथी दांत के जो है शिल्पी मिले थे, और मतलब इनकी जो है गली मिली थी, हाथी दांत के इन शिल्पियों की गली मिली थी। ये हमारा हो गया क्या, श्रेणी हो गया। अब हम देख लेते हैं आहत मुद्रा। आहत मुद्रा का अध्ययन हम करते हैं किसमें, मुद्रा का अध्ययन किसमें करते हैं, न्यूमिस्मेटिक में जो है हम मुद्रा का अध्ययन करते हैं। प्राचीन भारत में जो है प्राचीन भारत में या क्या कर सकते हैं कि भारत में जो है सिक्के का प्राचीनतम साक्ष्य जो है हमको 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। यहां से जो है सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है। अब ये सिक्के कैसे थे, जो है ये सिक्के आहत सिक्के थे। आहत सिक्का क्या होता है हम आपको बताते हैं। आहत जो है ये कोई मान लीजिए आहत सिक्के उस समय जो है चांदी के होते थे। ये मान लीजिए कि आहत सिक्का हो गया, ठीक है। अब आहत सिक्का में मान लीजिए हमने कोई आकृति बना दिया, मछली का, पेड़ का, मान लीजिए हमने पेड़ का जो है आकृति बना दिया, ठीक है। ये जो है पेड़ का आकृति बना दिया, ये पेड़ का। तो इस आकृति को जो है क्या करते थे आज सिक्के में कि प्रेशर द्वारा जो है धातु को, मान लीजिए कि जिस धातु पे आकृति बनी हुई है, मान लीजिए ये गोल आकृति चांदी का है, इसमें जो है प्रेशर द्वारा ये जो है सेम जो है उसमें छाप दिया जाता था। उस आकृति को जो है ठप्पा मार के जो है इस पे छाप दिया जाता था। तो ये जो है क्या हो जाता था, पंच मार्क जो है सिक्के। इस विधि को जो है क्या कहते थे हम, जो ये विधि होती थी क्या होती थी, पंचमार्क विधि। पंचमार्क विधि द्वारा किसी वस्तु के चित्र को जो है ठप्पा लगा के सिक्कों पे जो है छाप दिया जाता था। इसे जो है हम आहत सिक्के कहते थे। क्या कहते थे, आहत सिक्के। इसको हम क्या कहते थे, आहत सिक्के। बौद्ध ग्रंथों में सिक्कों के लिए जो है किसका शब्द किया गया है, सिक्कों के लिए जो है कहापड़, किसका प्रयोग किया गया है, कहापड़ का। और जो है या कहीं कहीं करसारपड़ भी मिलता है। सिक्कों के लिए बौद्ध साहित्यों में कहापड़ या जो है करसारपड़ का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। सबसे मजेदार बात है कि इस समय तक, अभी तक जो है सोने का सिक्कों का जो है प्रचलन नहीं था, ठीक है। इस समय जो है तांबे का सिक्का था और चांदी का। बहुतायत में जो है चांदी के ही सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे। तांबे का जो करसारपड़ था ये कितना था, 146 ग्रेन का था, 146 ग्रेन का था। और जो है चांदी का जो सिक्का था वो था 180 ग्रेन का, ठीक है। तांबे का 146 और चांदी का 180 ग्रेन का था। सबसे पुरानी जो निधि प्राप्त की गई है सिक्कों की, वो जो है कहां पे पाई गई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो है पाई गई है, पूर्वांचल वाले क्षेत्रों में। और उसके अलावा जो है मगध से जो है बहुत सारे जो है सिक्के जो है प्राप्त किए गए, तो उनकी निधियां जो है वहां से प्राप्त की गए हैं। अब जो है हम देखते हैं वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार में जो है वाणिज्य एवं व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य में जो है क्या होता था कि नगरों का उदय हो गया था। नगर जो है नगरों का उदय हो गया था। नगरों को उदय के साथ साथ जो है क्या हुआ था, अब जो मुद्राओं का भी जो है प्रचलन शुरू हो गया था। अतः जो है
अब व्यापार और वाणिज्य में क्या हुआ, वृद्धि हो गई। अब व्यापार और वाणिज्य में जो है जो रास्ते थे, उस रास्तों में जो है, मान लीजिए ये रास्ता है, इसमें जो है जो नगर पढ़ते गए, जो नगर पड़े, जैसे जो है जो इस मार्ग पे मान लीजिए कंबोज, कंबोज पड़ गया, इधर वाराणसी हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वाराणसी के अलावा जो है कौशल हो गया। तो जो राज्य पड़े वो जो है बहुत ही समृद्ध होते चले गए, मतलब नगर के जो है सबसे पहले बनते गए। श्रावस्ती नगर जो था, एक श्रावस्ती नगर था बीच में, ठीक है, वो कौशाम्बी श्रावस्ती नगर था। श्रावस्ती नगर ये जो है कौशाम्बी मतलब प्रयागराज और जो है वाराणसी, वाराणसी के जो है दोनों के जो है, दोनों से जो है ये क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था, बीच भाग में था, दोनों से जुड़ा हुआ था। तो ये भी व्यापारिक लाभ जो है खूब कमाता था। वाराणसी को बुद्ध ने जो है, वाराणसी को बुद्ध युग में जो है महान व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता था। इस समय जो है भारत में महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। इस समय जो है पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों पे जो है इस समय क्या थे, जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जिसमें जो है सबसे पहला था, अगर हम, ये हो गया पश्चिमी भाग और ये हो गया पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग पे जो है हमको जो बंदरगाह देखने को मिलता है सबसे पुराना और जो है बड़ा बंदरगाह था, कौन सा, भड़ौच था। भड़ौच, भड़ौच जो ये सबसे प्राचीन और पुराना बंदरगाह था। इसे जो है भृगुकच्छ भी कहते थे। क्या कहते थे, भृगुकच्छ। गुजरात में था इसलिए कच्छ क्षेत्र में था, तो इसे या यहाँ कर लीजिए भृगुकच्छ भी कहते थे। दूसरा जो पश्चिमी क्षेत्र में था वो क्या था, बॉम्बे में, मतलब महाराष्ट्र में कह सकते हैं, महाराष्ट्र में था जो है सपोरा। क्या था, सोपोरा बंदरगाह जो है दूसरा बंदरगाह था। अगर इसको हम दूसरे पेन से देख लेते हैं, ये हो गया, ये महाराष्ट्र में है और ये जो है किसमें है, गुजरात। एक बंदरगाह हो गया। एक और इंपॉर्टेंट एक बंदरगाह था पूर्वी भारत में, वो कौन सा था, पश्चिम बंगाल में था ये, यहाँ पे ताम्रलिप्ति। पूर्वी में यहाँ पे जो है कौन सा था, ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो है उस समय का जो है क्या था, जो है बंदरगाह था। ये जो है इसका हमको जिक्र तब मिल जाता है जब हम जो है यहां से इन्हीं तीनों बंदरगाह से उस समय जो है क्या होता था, आयात एवं निर्यात होता था अन्य देशों के साथ जो है। और हमको एक उदाहरण बौद्ध साहित्यों में मिल जाता है, बौद्ध पुस्तक है कौन सा, बाबेरू जातक। कौन सा था, बाबेरू जातक। ये जो है बौद्ध जो है पुस्तक है, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और इसमें जो है कहा गया है कि मध्य एशिया से जो है हम क्या करते थे, मध्य एशिया से किस चीज का, मोर और कौवा का क्या करते थे, हम निर्यात करते थे। बरूड़ जातक में कहा गया कि हम मध्य एशिया से जो है कौवा का और किसका, मोर का क्या करते थे, निर्यात करते थे। ये हो गया हमारा व्यापार। इंपॉर्टेंट चीज रखने वाली यही है, इंपॉर्टेंट इसमें कि पश्चिमी तट पे दो बंदरगाह थे, जो पूछता भी है पूर्वी और पश्चिमी तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे। तो पश्चिमी तट पे महाजनपद युग में भड़ौच या मृगुकच्छ और दूसरा सपोरा, और पूर्वी तट पे इंपॉर्टेंट बंदरगाह ताम्रलिप्ति। ये हमारा जो है वाणिज्य व्यवस्था समाप्त हो गया।
अब देख लेते हैं हम महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय किस स्थान पे हुआ था? आपको पता है गंगा और यमुना का जो दोआब था, गंगा यमुना का दोआब और बिहार में। अब जो है सवाल उठता है कि आखिर जो है क्यों भाई गंगा यमुना जो है दोआब वहीं पे हुआ जो है महाजनपदों का उदय? तो उसका जो जवाब है कि लोहा, इस क्षेत्र में लोहे का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिले यमुना गंगा दोआब एवं बिहार क्षेत्र में। और लोहे की प्रचुरता ने जो है क्या किया? उपकरण, लोहे का उपकरण जो है तांबा या कांसे के उपकरण से क्या होता था? मजबूत होता था और टिकाऊ होता था। तो इसके जो है हथियार थे या कह सकते हैं उपकरण थे, खास करके कृषि उपकरण, तो जो हल के फाल में जो है अब लोहा जो है प्रचुर मात्रा में यूज किए जाने लगा। और इससे क्या हुआ कि जो खेतों की जुताई थी वो जो है तीव्र हो गया, और जो इसका हल से जो जुताई होती थी वो क्या होती थी? गहरी होती थी। जब गहरी जुताई होगी तो उसमें जब फसल हम उगाएंगे तो फसल जो है और बेहतर होगी और जो है अधिक से अधिक जो है उपज हमको प्राप्त होगी। तो इस उपज या इस अधिशेष ने जो है क्या किया कि जो है इस गंगा यमुना दोआब एवं बिहार के क्षेत्र में जो है एक क्रांति ला दी। और इसी अधिशेष ने जो है क्या किया? जो है लोगों को जो है प्रोत्साहित किया क्या करने के लिए? युद्ध करने के लिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि व्यापार बढ़ा, वाणिज्य बढ़ा, और साथ ही साथ जो उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे वो अब जो है धीरे धीरे किसमें? महाजनपद में परिवर्तित होने लगे। एक जन या कबीला मिलते मिलते जो है धीरे धीरे जो है जनपद बने, जनपद से जो है वो महाजनपद बने। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो है जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, जैन ग्रंथ है कौन? अरे बौद्ध ग्रंथ है कौन? अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। इसमें जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब इन 16 महाजनपद में इसमें 14 में जो है क्या था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और जो है 2 थे वो जो कैसा वहां पे व्यवस्था था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था था, जिसमें जो है बज्जी संघ और मल्ल संघ, मल्ल और बज्जी संघ 2 ऐसे थे जनपद जहां पे जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हम देख रहे कुल जो है, अगर गंगा नदी के बात करें, क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी में कितने जनपद थे, तो आप उत्तर देंगे उसमें जो है गंगा नदी के जो है में बसे जो है कितने जनपद थे? 10 जनपद थे। अब हम उनकी स्थिति देख लेते हैं, क्योंकि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह से पूछ लेता है कि दक्षिण में जो है कौन सा था, पूर्व में कौन सा था, या पश्चिम में कौन सा था। तो या जो है उत्तर पश्चिम में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरब जो महाजनपद में सबसे पूर्व में कौन सा था? अंग था, अंग जनपद था। और सबसे पश्चिम में क्या था? अवंती था। उत्तर पश्चिम में जो है कंबोज था। ठीक है, कंबोज जो है जनपद था। और दक्षिण में जो है अस्मक था। ये बार बार पूछता है कि दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद काल का जो है जनपद था, तो आप कह सकते हैं, कहेंगे यस्मक। तो इस मैप के द्वारा आपको याद रहेगा। अब हम देख लेते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में हम जो है सबसे पहले जो है काशी से शुरू करते हैं। काशी जो है सबसे प्राचीन है, और काशी जो है क्या है? वहीं से जो है स्वर्ग का द्वार जो है खुलता है। वहां जो मरता है क्या होता है? वो सीधे स्वर्ग जाता है, ये ऐसी मान्यता है। और जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहां से चुनाव लड़ने से पहले बोले थे कि माँ गंगा ने जो है मुझे बुलाया है। तो वो जो है गंगा नगरी भी है,
तो हम सबसे पहले किसे देखेंगे? काशी को देखेंगे। काशी जो है इसकी राजधानी क्या थी उस समय? और वाराणसी थी, वाराणसी उस समय इसकी राजधानी थी। इसकी स्थिति थी कि जो वरुणा और 80 नदियों के बीच में ये स्थित थी। ठीक है, वरुणा और 80 नदियों के बीच में ये स्थित थी। इसके संस्थापक ऋग्वेद में जो है इसके संस्थापक जो है, या प्राचीन ग्रंथों में इसके संस्थापक जो है दिवोदास मिलता है। दिवोदास जो काशी का जो है संस्थापक है। और इसकी विशेषता ये थी कि इसको जो वही अविमुक्त क्षेत्र अभिधाम, ठीक है, कहा जाता है। मतलब यहाँ पे मरने पे आपको सीधे स्वर्ग मिलेगा, यहाँ से मरने पे आपको सीधे मुक्ति मिल जाती है। काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधाम कहा जाता है। और काशी का प्रथम उल्लेख जो है, हम पीछे बताए भी थे कि अथर्ववेद में सबसे पहली बार जो है मिलता है काशी का उल्लेख। काशी का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली जो शासक था वो था कौन? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त जो है ये क्या किया कि जो है कोसल राज्य था, ठीक है, या कोसल महाजनपद था, उस पे जो इसने युद्ध किया और उस पे अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जो है कोसल का जो राजा जो है बाद में कौन हुआ? कंस, वही भगवान श्री कृष्ण का मामा। तो कंस ने जो क्या किया कि जो है काशी को तो जीता ही, साथ ही पूरे काशी को जो है इसने क्या किया? कोसल में मिला लिया। पूरे काशी को कोसल में इसने मिला लिया। अब देखते हैं हम दूसरा जो है महाजनपद, क्या? कोसल। कोसल की राजधानी श्रावस्ती था। श्रावस्ती आज बहुत चर्चा में बना हुआ है, खास करके जो है महाराजा सुहेलदेव को लेके, महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेके जो है, जिसमें जो है बड़े सारे जो है उसमें विवाद चल रहे हैं। तो श्रावस्ती को थोड़ा सा ध्यान दे के रखेंगे आप लोग। श्रावस्ती की जो पहचान थी, मतलब उस समय जो कोसल की पहचान की गई थी, श्रावस्ती तो अभी भी जिला है, लेकिन यहाँ पे जो कोसल का पहचान किया गया था, यहाँ पे सहेत में है 2 ग्राम। तो सहेत में है 3 ग्रामों की पहचान जो किससे की गई थी? कोसल से आधुनिकता में अभी नया नया खोज किया गया है। ठीक है, ये जनपद कोसल जो है ना सरयू नदी के जो है, सरयू नदी के तट पे है। और सरयू नदी जो है, ठीक है, सरयू नदी इसको क्या करती है? 2 भागों में बांटती है। सरयू नदी जो है 2 भागों में बांटती है। अभी यूपी गवर्नमेंट ने सरयू नदी का नाम बदल के क्या कर दिया है? घाघरा नदी। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखें कि अब ये हो गया है घाघरा नदी। तो ये नदी जो है इसको 2 भाग में बांटती है। और वो कौन कौन से है? उत्तरी कोसल, ठीक है, उत्तरी कोसल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, और जो है दक्षिणी कोसल जिसकी राजधानी कुशवती है। ठीक है, कुशवती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था प्रसेनजीत, इंपॉर्टेंट राजा है। और ये बुद्ध का समकालीन या कह सकते हैं बुद्ध के ही एज के जो है थे प्रसेनजीत जो है। संयुक्त निकाय बौद्ध ग्रंथ है, इसमें चर्चा है कि जो है प्रसेनजीत का जो है अजात शत्रु के साथ जो है क्या हुआ था? 2 बार युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध में जो है अजात शत्रु जो है जीत गया था, लेकिन द्वितीय युद्ध में अजात शत्रु को प्रसेनजीत ने पराजित कर दिया था। और पराजित करने के साथ उसे जो है बंदी बना लिया गया था। बंदी बना के कारागार में डाल दिया गया था। जब कारागार में डाल दिया गया, क्योंकि अजातशत्रु नौजवान था, हृष्ट-पुष्ट था, और जो है एक जो है महत्वाकांक्षी राजा था, तो बूढ़े प्रसेनजीत ने क्या किया कि अजातशत्रु से समझौता कर लिया। समझौता तो किया ही, साथ ही अजातशत्रु की शादी अपनी पुत्री जो है किससे? इसकी एक पुत्री थी वाजिरा से जो है अजातशत्रु का विवाह कर दिया। और जिस काशी के लिए युद्ध हुआ था वो काशी जो है अजातशत्रु को जो है क्या कर दिया? दहेज में दे दिया था। काशी को दहेज में दे दिया था। अतः इनके बीच जो है फिर मित्रवत संबंध स्थापित हो गए थे। अब हम देखते हैं अंग। अंग किसका? चंपा का, अर्थात चंपा इसकी राजधानी है। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। ठीक है, इसकी वर्तमान स्थिति
भागलपुर व मुंगेर के क्षेत्र में जो है पड़ता था उस समय। भागलपुर मुंगेर अंग का जो क्षेत्र था ये उत्तरी बिहार में आता है। इसका जो वास्तुकार था अंग का वो जो है महागोविंद नामक व्यक्ति था। इसने जो है इसके बनाने में अवश्य इसका जो है रचना किया हुआ था, वास्तुकार था। ये जो अंग है व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। उसके अलावा जो है व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इसका अंग का एक शासक था, कौन था? ब्रह्मदत्त। अंग का शासक था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने जो है मगध के राजा था, कौन? भट्टी। ठीक है, मगध का एक राजा था भट्टी। भट्टी को जो है इसने युद्ध में पराजित किया और मगध के कुछ क्षेत्रों को जो है इसने क्या किया कि अपने राज्य में जो है समाहित कर लिया है। लेकिन जो है बाद में बिंबिसार ने जो है क्या किया कि युद्ध तो जीता ही, साथ ही पूरे अंग महाजनपद को जो है मगध में जो है समाहित कर लिया। अब हम जो है आगे देखते हैं मगध। चौथा जो है महाजनपद है मगध। मगध की चर्चा जो है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो आगे बहुत विस्तार से करेंगे। इसमें बस इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज या जो है राजगीर थी। स्थिति जो है इसका आधुनिक या आज के समय में देखेंगे तो आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद जिला का कुछ क्षेत्र जो है मगध के अंतर्गत जो है आता था। ऋग्वेद में वर्णित कीकट क्षेत्र, ऋग्वेद में वर्णित है एक जगह कीकट क्षेत्र। कीकट क्षेत्र का जो है संबंध या तादात्म्य उस समय जो स्थापित किया जाता है वो जो है मगध क्षेत्र से ही स्थापित किया जाता है। इसमें इतना ही, आगे हम इसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि जो है 16 महाजनपदों में मगध ही जो है सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उभर के, मतलब महाजनपद जो है जो राज्य में परिवर्तित होकर उभर के सामने आया। अब देखते हैं मल्ल। मल्ल जो है, मल्लों का जो है दो भाग था, मतलब कि इसकी दो राजधानियां थी। पहला जो है क्या था? कुशीनगर और दूसरा था पावा। अब मल्ल की स्थिति हम जान लेते हैं। मल्ल जो है उत्तर प्रदेश के, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया क्षेत्र में जो है स्थित है मल्ल। और मल्ल से जो है आप लोग भी जो है, मतलब देवरिया वालों से आप लोग भी बड़ा बच बचा के रहिएगा। आप बोलेंगे क्यों सर? उसका कारण है कि इसकी जो दोनों राजधानियां हैं, जो दोनों जो है अपने आप में ऐतिहासिक हैं। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध जो है यहां पे गए, ठीक है, जो है वहां पे इनको जो है टाटा फिश हो गए। ठीक है, मतलब जो है कुशीनगर में भी जो है क्या हुआ? महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। ये तो पहली राजधानी की स्थिति है। यहां गए, सब पता नहीं क्या खिलाया, बेचारे महात्मा बुद्ध जी का पेट झड़ा उड़ा, बेचारे मर गए। दूसरी राजधानी पावा। पावा में जो है महावीर स्वामी, ये भी घूमते घामते पहुंच गए पावा। यहां पता नहीं क्या किया, ये भी बेचारे निर्वाण को प्राप्त हो गए। तो दोनों जो है राजधानियां बहुत ही ऐतिहासिक है और इसलिए जो है देवरिया वालों से थोड़ा सा बच बचा कर रहिएगा आप लोग। आइए अब बात करते हैं छठा जो महाजनपद है वो कौन सा है? वत्स। वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। आधुनिक समय में हम जो है प्रयागराज क्षेत्र को देख सकते हैं। ये जो है अमुना नदी के किनारे जो है स्थित है। कौन सा? वत्स। और बुद्ध के समय जो है यहाँ पे जो है कौन से? पौरवंशी, ठीक है, पौरवंश के लोग जो है यहाँ पे शासन करते थे। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक था उदयन। ठीक है, उदयन की शत्रुता जो है किससे चलती थी? अवंती के राजा प्रघोत से। अच्छा, ये शत्रुता चलती क्यों थी? इसका कारण था, बहुत ज्यादा शत्रुता क्यों चलती है? तो था प्रेम संबंध। कैसा प्रेम संबंध? अटूट प्रेम संबंध। अटूट प्रेम संबंध इसलिए
कि एक बार हुआ क्या कि जो है अवंती और उदयन में युद्ध हुआ। तो अवंती के राजा जो प्रघोत हैं, इनके बीच और उदयन के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुई। और लड़ाई में जो है प्रघोत जो है उदयन को जो है बंदी बना लिए, बंदी बना के लेके अपने किले में कैद कर दिए। हाँ, किले में कैद कर लिए तो ये बुढ़ौती में सठिया गए थे। तो इनकी एक ठो बिटिया थी, ठीक है, बिटिया का नाम था जो है क्या, वासव दत्ता। इनकी बिटिया थी कौन, वासव दत्ता, वासव दत्ता। तो इस अब उदयन को क्या कहे कि तुम जो है, देखिए राजा कैद किया हुआ है राजकुमार मतलब राजा को, फिर बोल रहे हैं कि तुम मेरी बिटिया का जो है क्या बन जाओ, शिक्षक बन जाओ। मतलब कौन ऐसा बाप जो होगा चूतिया जो अपने शत्रु को बोलेगा कि तुम मेरी बिटिया का जो है शिक्षक बन जाओ। तो इन्होंने अवंती के राजा प्रघोत ने क्या किया कि बिटिया का जो है संगीत का, वो समझ रहे हैं, संगीत का, संगीत में प्रेम रस पढ़ाएगा ही, संगीत का जो है वासव दत्ता का ये जो है इसके गुरु बन गए उदयन। तो संगीत में 7 रस हैं, तो रस पढ़ाते पढ़ाते जो है दोनों जो है प्रेम रस में पड़ गए। कौन कौन, वासव दत्ता और उदयन, ये दोनों प्रेम रस में पड़ गए। परिणाम ये हुआ कि उदयन क्या किया, इनको जो है लेके भाग आया। कहां भाग आया, कौशाम्बी। ये जो है इनको कहा कि भाग चल मेरे साथ चल, तुम्हारा बाप नहीं मानेगा, हम लोग बिया हुआ। ये जो है लेके भाग गया। जब लेके भाग गया तो बेचारे करे क्या, है बड़े दिन तक नाराज रहे, जैसे आज के युग में होता है, लेके भाग जाइए, माई बाप नाराज रहता है, फिर खुश हो जाता है कुछ दिन बाद। तो ये भी वही स्थिति रही। जब ये लेके भाग गया उदयन तो बड़े ही मुंह फुलाए रहे, बड़े मार देंगे, काट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो है गुस्सा शांत हुआ और दोनों को जो है फिर इन्होंने उदयन को और अपनी बेटी वासुदत्ता को जो है स्वीकार कर लिया। फिर दोनों में क्या हो गई, इन दोनों में जो शत्रुता थी वो क्या हो गई, मित्रता में बदल गई। उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कथा को भास ने जो है अपने रचना में स्वप्न वासुदत्ता जो है, जिनकी प्रेम कथा है उदयन और वासुदत्ता की, उसमें जो है लिखा है। किसकी रचना है, स्वप्न वासुदत्ता भास की। इसमें इन्होंने प्रेम उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कथा को लिखा है। इसके अलावा जो है हर्ष ने जो रत्नावली और प्रियदर्शिका 2 रचना की थी, उसमें भी जो है उदयन का ही जो है जिक्र होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्वप्न वासुदत्ता, रत्नावली और प्रियदर्शिका में जो नायक है वो कौन है, उदयन। इन तीनों ग्रंथों का नायक उदयन है। भास ने एक जगह और उल्लेख किया, उसके अनुसार है कि उदयन का विवाह जो है, जो मगध का शासक था उस समय, कौन, अजातशत्रु, अजातशत्रु की पुत्री बेटी और जो है उसका बेटा था दर्शक की बहन, ठीक है, उसका नाम था का पद्मावती। एक पद्मावती ये भी थी। तो पद्मावती का विवाह जो किससे हुआ था, उदयन से। बड़ा रसिया टाइप था उदयन, तो कन्हैया टाइप, रसिया नहीं कन्हैया टाइप, तो कन्हैया टाइप था। उधर वासुदत्ता ले गया, इधर पद्मावती को ले गया। तो इनकी अजातशत्रु की पुत्री का विवाह भी जो है किससे हुआ था, उदयन से हुआ था। बाद में उदयन जो है बौद्ध भिक्षु बन जाता है और बौद्ध इसको जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। इसको जो है बौद्ध भिक्षु मत से जो शिक्षा या दीक्षा दिया था, किसने दिया था, बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला। पिंडोला ने जो है इसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किए थे, ठीक है। कौशाम्बी जो है उस समय जो है व्यापार का अपने व्यापारिक नगर था, व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था और खास करके सूती वस्त्र के लिए ये जो है प्रसिद्ध था। आज इतना ही। अन्य महाजनपदों के साथ कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।